हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी आईएएस के सीरीज में आज हम करंट अफेयर्स के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज स्टार्ट करने जा रहे हैं और करंट अफेयर्स एमसीक्यूज का आज हमारा पहला लेक्चर है। आज के लेक्चर में हमने आज दिन में आपको इंडाइसेस और रिपोर्ट्स पर एक लेक्चर प्रोवाइड किया था, जिसमें हमने मई 2021 के इंडाइसेस और रिपोर्ट्स देखे थे। उन्हीं पर बेस्ड आज का हम करंट अफेयर्स का एमसीक्यूज का लेक्चर ले रहे हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते थे आज के दिन के लेक्चर से, उतने ही हमने बनाने की कोशिश की है। तो ये मेनली आपको हम 10 एमसीक्यूज आज के लेक्चर में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आप अपने पहले क्वेश्चन से। ये लेक्चर सीरीज हमारी हमेशा की तरह जैसे हम मॉक टेस्ट आपको बाइलिंगुअल प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह ही बाइलिंगुअल फॉर्म में रहेगी। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की जाती है। द ग्लोबल फॉरेस्ट टारगेट गोल इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन। स्टेटमेंट 2, इस रिपोर्ट में 2030 तक वनों की प्रगतिशील विकास का लक्ष्य रखा गया है। In this report, the target of progressive development of forest has been set by 2020. Statement 3, इस योजना में 5 लक्ष्यों से संबद्ध 26 लक्ष्य हैं। The goals, there are 26 goals related to 5 goals in this plan or in this report. ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो आई होप आप सभी ने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। अगर आपने हमारा आज का दिन का लेक्चर देखा है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 और 2। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक मामलों सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ये संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग यूएन इकोसॉक द्वारा। तो आपसे अगर इकोसॉक द्वारा जारी की जाती है तो हम ये इकोसॉक यूनाइटेड नेशन का ही एक विंग है, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो इस संदर्भ में हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। अगर बहुत से आपको लोगों को लगेगा कि ये पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमने पहले स्टेटमेंट में सिर्फ यूनाइटेड नेशन का ही जिक्र किया है, तो ये आपकी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन ये सही भी है और बहुत से लोग इसको गलत भी कह सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमने संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक मामलों के विभाग ये पूरा नाम वहाँ पर मैंशन नहीं किया। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से भी इसको फर्स्ट स्टेटमेंट को गलत कर सकते हैं। वैसे अदरवाइज हमने इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट को सही ही कंसिडर किया है। ये रिपोर्ट क्या है, इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 2030 को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति का एक सिंहावलोकन प्रदान करती है। इस योजना में 6 वैश्विक वन लक्ष्यों और वनों के लक्ष्यों के 26 संबद्ध लक्ष्य हैं, यानी कि द प्लान हैज 6 ग्लोबल फॉरेस्ट टारगेट्स एंड 26 एसोसिएट टारगेट्स फॉर फॉरेस्ट। तो हमने स्टेटमेंट में क्या बताया था, 5 टारगेट हैं, तो जबकि इसमें 6 टारगेट है और उनसे एफिलेटेड कितने टोटल टारगेट है? 26 इनकी सब कैटेगरीज हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? इस तरह के भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी कभी कभी यूपीएससी द्वारा पूछा जाता है, इंडेक्स से संबंधित, उनकी संस्थाओं से संबंधित। द ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी विश्व बैंक। देखिए कभी कभी यूपीएससी सिर्फ शॉर्ट फॉर्म ही लिख देती है, इसलिए आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म हर हालत में पता होना ही चाहिए। आप ये मत सोचें कि यूपीएससी आपको जो ऑप्शन देगी उसमें फुल फॉर्म ही लिखेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। यूपीएससी सिर्फ शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकती है, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकती है आपके लिए। इसी तरह तो आपको एक एज अ यूपीएससी एस्पायरेंट आपको जो मेन बॉडीज़ हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो हमारी भारतीय जो नेशनल बॉडीज़ हैं, उनकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। बहुत से बच्चों को नीति आयोग की फुल फॉर्म नहीं पता होती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। यूपीएससी एक एस्पायरेंट से ये एक्सपेक्ट करती है कि उसको कम से कम इतनी बेसिक चीज़ें पता हों। तो ऑप्शन है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी IEA अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एशियाई विकास बैंक के बारे में सही कथन चुनिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एशियन डेवलपमेंट बैंक। कभी कभी जिन संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है उन संस्थाओं की स्टैटिक जीके पर बेस्ड ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे कि हमने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है एशियाई विकास बैंक से संदर्भ में। स्टेटमेंट 1, इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। तो मनीला फिलीपींस में है। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन मनीला। स्टेटमेंट 2, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1966। स्टेटमेंट 3, जापान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सबसे बड़े शेयर धारक हैं।
जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर इट्स लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी एक और दो, ऑप्शन सी एक और तीन, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एशियाई विकास बैंक 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई, जैसे कि हमने अपने लेक्चर में भी देखा था। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई, 1966 को। क्षेत्रीय विकास बैंक है, यानी कि रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। 31 दिसंबर 2019 तक एडीबी के 5 सबसे बड़े शेयर धारक थे। आपको इनका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, जापान और यूएसए, जापान और यूएसए। उसके बाद आपका कौन है? चाइना। उसके बाद आपका है इंडिया, और उसके बाद है आपका ऑस्ट्रेलिया। और इनकी आपको शेयर होल्डिंग भी पता होना चाहिए। जापान और यूएसए की कितनी है? 15.6, दोनों की कंबाइंड नहीं, सॉरी, दोनों की 15.6 दोनों की सेपरेट है। 15.6 दोनों की इतनी ही है। चाइना की कितनी है? 6.4% शेयर है। इंडिया का कितना है? 6.3, और ऑस्ट्रेलिया का कितना है? 5.8। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2021 के संबंध में सही कथन चुनिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल फूड क्राइसिस रिपोर्ट 2021। स्टेटमेंट 1, इसे विश्व खाद्य संगठन द्वारा जारी किया जाता है। इट इज इशूड और पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन। स्टेटमेंट 2, सर्वाधिक खाद्य संकट से ग्रस्त 2/3 लोग केवल 10 देशों में थे। 2/3 ऑफ द पीपल विद द मोस्ट फूड क्राइसिस और एक्यूट फूड क्राइसिस वर इन ओनली 10 कंट्रीज। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आप में से बहुत से बच्चे विश्व खाद्य रिपोर्ट संकट रिपोर्ट के संदर्भ में विश्व खाद्य संगठन से कंफ्यूज हो सकते हैं, और इसी तरह का स्टेटमेंट यूपीएससी बनाती है जानबूझकर कि आपको पूरी तरह से कंफ्यूज किया जा सके। देखिए, खाद्य से जब खाद्य की बात आएगी, खाने की बात आएगी, तो जाहिर सी बात है बच्चे जिन्होंने बिल्कुल फोकस होकर नहीं पढ़ा होगा वो सीधा विश्व खाद्य संगठन को मार्क कर देंगे कि हाँ, खाद्य संगठन ने ही रिपोर्ट जारी करती होगी क्योंकि फूड से रिलेटेड है। तो ऐसा नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो। ऑप्शन बी केवल दो। ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, GNAFC, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा ये विश्व खाद्य रिपोर्ट, ग्लोबल फूड क्राइसिस रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें तीव्र खाद्य संकट के स्तर वाले 2/3 लोग 10 देशों में शामिल थे, जैसे कि हमने सुबह के लेक्चर में बताया था, दिन के लेक्चर में आज उसमें हमने बताया था कि दुनिया भर में जितने भी एक्यूट फूड क्राइसिस से ग्रस्त जो लोग हैं, सफरिंग जो लोग हैं, और जो माइल न्यूट्रिशन से टोटल जितनी भी आबादी ग्रस्त है पूरी दुनिया में, उसका 2/3 से ज़्यादा केवल 10 देशों में ही है। और उन 10 देशों में आप ज़्यादातर कंट्रीज़ कहाँ की देखेंगे? अफ्रीकन कंट्रीज़ या एशिया की वो कंट्रीज़ जहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, यानी कि जहाँ पर वॉर चलता रहता है, युद्ध चलते रहते हैं, या फिर जो टेररिज्म या आतंकवाद से ग्रस्त हैं, जैसे कि आपका अफगानिस्तान, जैसे कि आपका यमन, जैसे कि आपका सीरिया। और इसके अलावा आपको जितनी भी कंट्रीज़ मिलेंगी वो अफ्रीकन कंट्रीज़ ही मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर आर्मी का कू होता रहता है, वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आर्मी के कू को लेकर है, जैसे कि सूडान, आपका उत्तरी नाइजीरिया, इथोपिया, दक्षिण सूडान, जिम्बाब्वे, यहाँ पर बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस है, लगभग 10 से 12 साल हो गए। यहाँ पर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन की कैटेगरी में है ये कंट्री। यहाँ पर 1,00,000% से ज़्यादा का हाइपर इन्फ्लेशन है, 1,00,000%, आप सोच सकते हैं। इसी तरह ईरान के अंदर जो पहले तो अभी का लेटेस्ट रिपोर्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन 40,000% 40% के आसपास इन्फ्लेशन रेट पहुंच गया था यूएसए के सैंक्शन लगाने के बाद। इसी तरह से जिम्बाब्वे पर सैंक्शन लगे हुए हैं। तो ये कुछ इस तरह के आप देख सकते हैं कि जो तीव्र संकट वाले देश हैं वो ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज हैं, या फिर एशिया की जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी वाली कंट्रीज हैं, वहाँ पर वो कंट्रीज इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक के संबंध में सही कथन चुनिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। स्टेटमेंट 1, इसे विश्व खाद्य संगठन द्वारा जारी किया जाता है। इट इज इशूड और पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन। स्टेटमेंट 2, इसका उद्देश्य खाद्य वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन की जांच करना है। इट्स पर्पस इज टू चेक और असेसमेंट मंथली चेंजेस इन द इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स और फूड कम्युनिटीज। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। किसके द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट? खाद्य और कृषि संगठन द्वारा। इसे 1996 में वैश्विक कृषि जिन्स बाजारों में विकास की निगरानी में मदद करने के लिए सार्वजनिक वस्तु के रूप में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? यह सूचकांक
खाद्य वस्तुओं की एक बास्केट की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में इंटरनेशनल प्राइसेस की मासिक परिवर्तनों का एक टूल है, एक असेसमेंट टूल है। तो ये क्या करता है, ये रिपोर्ट क्या करती है, किस तरह जांच करती है, ये मंथली बेसिस पर इंटरनेशनल लेवल पर फूड आइटम्स की बास्केट की जो मंथली चेंजेस हैं, उन रेट के जो मंथली चेंजेस हैं, प्राइसेस के मंथली चेंजेस, उनकी असेसमेंट करता है। तो इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए या डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा आज दिन का लेक्चर देख सकते हैं, वो आपको रिकमेंडेड में मिल जाएगा हमारे चैनल पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, प्रवासन और विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की जाती है। द माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। स्टेटमेंट 2, ये रिपोर्ट 2 साल में एक बार जारी की जाती है। दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड वंस इन 2 ईयर्स। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1। ये विश्व बैंक द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? प्रवासन और विकास रिपोर्ट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड बैंक द्वारा। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। और ये रिपोर्ट साल में 2 बार जारी की जाती है, ना कि 2 साल में एक बार। 2 साल में एक बार जारी नहीं की जाती है, बल्कि साल में 2 बार। यानी कि हमने बताया था आपको आज के दिन के लेक्चर में, ये सेमेस्टर वाइज हर 6 मंथ में जारी की जाती है और 6 मंथ पर ही ये पिछले 6 महीनों का डाटा एकत्रित करते हैं और उसके आधार पर ये रिपोर्ट ये बताती है कि अनुमान बताती है कि कितने लोगों ने प्रवास किया, माइग्रेट किए और कितना रेमिटेंस किसी कंट्री में आया। तो ये इस रिपोर्ट के बारे में था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विश्व बैंक द्वारा जारी प्रवासन और विकास रिपोर्ट के भारत के संदर्भ में सही कथन चुनिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया इन द माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। स्टेटमेंट 1, भारत को 2020 में सबसे अधिक प्रेक्षण प्राप्त हुआ है। इंडिया हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेमिटेंसेज या हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेमिटेंसेज इन 2020। अगला स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 2, भारत के बाद सबसे अधिक प्रेक्षण मैक्सिको को प्राप्त हुआ है। मैक्सिको हैज रिसीव्ड द मोस्ट रेमिटेंसेज आफ्टर इंडिया। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, केवल 1। भारत से संबंधित निष्कर्ष क्या है? भारत को 2020 में सबसे अधिक प्रेक्षण प्राप्त हुआ है, जैसे कि आपको पता ही होगा। और हर साल भारत को ही सबसे ज्यादा रेमिटेंस किसको प्राप्त होता है? इंडिया को, क्योंकि हमारे इंडियन जो वर्कर हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड जाते हैं काम करने, जैसे कि आपको पता ही होगा गल्फ कंट्रीज में भी जाते हैं, आपका यूएसए में भी जाते हैं और यूरोपियन कंट्रीज में भी जाते हैं। तो सब जगह से भारत को रेमिटेंस प्राप्त होता है। इसके बाद चाइना है, सब दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रेमिटेंस किसको प्राप्त हुआ है? चाइना को। उसके बाद मैक्सिको तीसरे नंबर पर है, मैक्सिको है आपका तीसरे नंबर पर। फिर आपका आता है फिलीपींस, फिर आपका आता है मिस्र यानी कि इजिप्ट, और उसके बाद आता है पाकिस्तान। तो ये 5-6 कंट्रीज हैं। उसके बाद फ्रांस और फिर आपका बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। प्रवासन और विकास रिपोर्ट के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार निम्न देशों को 2020 में उनके द्वारा प्राप्त प्रेक्षणों के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज्ड बाय माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द रेमिटेंसेज रिसीव्ड बाय देम इन 2020। चाइना, पाकिस्तान, फिलीपींस, मैक्सिको और मिस्र। आपको बताना, आपको इन कंट्रीज को उनके द्वारा प्राप्त रेमिटेंसेस के क्रम में, घटते क्रम में अरेंज करना है। ऑप्शन ए 1 4 3 5 2, ऑप्शन बी 5 4 2 1 3, ऑप्शन सी 1 2 3 4 5 और ऑप्शन डी 1 4 2 5 3। तो मैंने आपको बताया था आज के दिन के लेक्चर में भी कि ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत तो हर बार पहले नंबर पर रहता ही है रेमिटेंसेस के मामले में। तो इसलिए भारत से क्वेश्चन पूछे जाने के जो चांसेस हैं वो कम हैं। आपसे उसके अलावा क्रम पूछा जा सकता है। अगर भारत से पूछा जाएगा तो वो क्रम के संदर्भ में पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए भारत को 2020 में सबसे अधिक प्रेक्षण प्राप्त हुआ। उसके बाद आपका चाइना को, फिर चाइना के बाद हमने बताया आपको मैक्सिको के बाद आपका फिलीपींस के बाद आपका इजिप्ट आता है, और इजिप्ट के बाद कौन सा आता है? पाकिस्तान। तो ये देशों का क्रम है। उसके बाद आपका फ्रांस, फिर बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के वन क्षेत्र को 2030 तक कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फॉरेस्ट टारगेट रिपोर्ट्स 2021, द टारगेट हैज बीन सेट टू इंक्रीज द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट कवर बाय व्हाट परसेंटेज बाय 2030?
ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 3% या ऑप्शन डी 3.5% या 3.5%। तो इसका सही आंसर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 3% लक्ष्य रखा गया है। इस 2030 तक दुनिया भर में वन क्षेत्र को 3% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ये 120 मिलियन हेक्टेयर का क्षेत्र होगा, यानी कि 3% जो होगा वर्ल्ड का, कितना होगा? 120 मिलियन हेक्टेयर, और जो फ्रांस के आकार का दुगने से भी अधिक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का फोकस क्षेत्र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फोकस एरिया ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी? पहला है ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी। दूसरा है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तीसरा है आधारभूत अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। चौथा है दुनिया भर में जुड़ाव, इंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड। पांचवा है पर्यावरण जागरूकता, एनवायरमेंटल अवेयरनेस। और छठा है लिंग असमानता को दूर करना, एलिमिनेटिंग जेंडर इनइक्वालिटी। ऑप्शन ए 1, 2, 4, ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4, ऑप्शन सी 2, 5, 6, ऑप्शन डी 3 और 6। आपको बताना है कि कौन सा फोकस क्षेत्र नहीं है। ये की पॉइंट आपको याद रखना, ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 3 और 6। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसकी स्थापना 1974 में OECD ढांचे के फ्रेमवर्क के तहत अंतर स्वायत्त ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में की गई थी। इसके 4 फोकस क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं? एनर्जी सिक्योरिटी ऊर्जा सुरक्षा, दूसरा है आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीसरा है पर्यावरण जागरूकता एनवायरमेंटल अवेयरनेस, और चौथा है दुनिया भर में जुड़ाव इंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड। इंफ्रास्ट्रक्चर और लिंग असमानता इसका फोकस क्षेत्र नहीं है। तो ये आज के लेक्चर में हमारे इतना ही था। कल हमारा ज्योग्राफी का अगला करंट अफेयर्स का लेक्चर आएगा, और उसके बाद कल शाम में हमारा ज्योग्राफी से कल के लेक्चर पर बेस्ड हमारा MCQ का सेशन हम प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।